हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस पढ़ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अपमार्जक अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। अपमार्जक मिलाने से जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ये कम होता है। क्या होता है? घट जाता है। अपमार्जक में क्या आ जाएगा? तो साबुन और डिटर्जेंट ये अपमार्जक में आते हैं। जो पानी में मिलाने पे क्या होता है उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि कपड़ा साफ कर पाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो ये भी होता है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश होता है उसका बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण है कि पृष्ठ तनाव कम होने पर उसके जो लार्वा है जल में डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसंजक बल और असंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है तो ये होता है संसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ये क्या कहलाता है? संसंजक बल कहलाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को कहते हैं आसंजक बल। संसंजक जो बल है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, और आसंजक बल जो है ये भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो ये द्रव्य में जो पृष्ठ तनाव होता है द्रव्य के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। जल किसी वस्तु को भिगोता है तो ये आसंजक बल के कारण ही भिगोता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं, इसका कारण हो जाएगा आसंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है क्योंकि सागर के जो घनत्व होता है नदी घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। कोशिकत्व के बारे में पढ़ेंगे। खोखली नली जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह कहलाती है केश नली। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है केश नली। केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिकत्व। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो इसका कारण हो जाएगा कोशिकत्व। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, इसका भी कारण हो जाएगा कोशिकत्व। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कोशिका क्रिया पे फाउंटेन पेन कार्य करता है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो कोशिकत्व है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेना और फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ऊपर बढ़ने का कारण, ये सभी जो कारण है कोशिकत्व क्रिया के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेनेता के बारे में, और ये सभी एग्जाम में इसे एक या दो क्वेश्चन देखने के मिलता ही है। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह कहलाता है, ये कहलाता है सेनता। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है सेनता। सेनता गुण है ये किसका गुण है? तो केवल द्रव्य और गैस का, ये ठोस में नहीं होता है। सेनता जो गुण है ये द्रव्य और गैस का है। द्रव्यों की तुलना में गैस की सेनता होती है तो द्रव्य की तुलना में गैस की जो सेनता होता है कम होता है, यानी कि द्रव्य की अपेक्षा गैस में सेनता क्या होता है? तो कम होता है।
एक आदर्श तरल की सान्द्रता क्या होती है? तो ये होती है 0। एक आदर्श तरल की सान्द्रता होती है 0। आगे देखेंगे, ताप बढ़ने पर द्रव्य की सान्द्रता क्या होगी? तो घटती है। वही ताप बढ़ने पर गैस की सान्द्रता क्या होती है? तो बढ़ती है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ने पर द्रव्य की सान्द्रता घटती है और ताप बढ़ने पर गैस की सान्द्रता बढ़ती है। वैसे कंपेयर में कहेगा तो द्रव्य के अधिक होता है और गैस के कम होता है। सान्द्रता की एसआई इकाई होती है तो ये होता है पॉइज। सान्द्रता गुणांक की बीमा कहेगा तो एम एल इनवर्स और टी इनवर्स होता है। किसी तरल की सान्द्रता का मापन किया जाता है तो सान्द्रता मापते हैं विस्कोमीटर से। सान्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो विस्कोमीटर से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है तो इसका कारण हो जाएगा सान्द्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यस्थता के बारे में। आगे बढ़ा लेते हैं। आगे देखेंगे, जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है वह अपने पूर्वोक्त स्थिति में आने का प्रयास करता है। यह पिंड का गुण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रत्यस्थता। यह कहलाता है प्रत्यस्थता कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है तो एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल कहलाता है प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक होता है तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसे पास्कल कहेंगे। प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है तो ये कहलाता है विकृति। प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विकृति। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग प्रत्यस्थता गुणांक। यंग प्रत्यस्थता गुणांक। आगे देखेंगे, प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसे पास्कल भी बोल सकते हैं। सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्वार्टार्ज। सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ कहेगा तो क्वार्टार्ज हो जाएगा। हुक के नियम अनुसार प्रत्यस्थता की सीमा उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक के नियम के अनुसार कह रहा है कि प्रत्यस्थता की जो सीमा होता है, सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। हुक का नियम क्या है? तो प्रतिबल बटे विकृति। हुक के नियम जो है प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है इसे। आगे देखेंगे, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कमानीदार तुला है ये हुक के नियम पे कार्य करता है। कमानीदार तुला हुक के नियम पे कार्य करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली परिमेय। बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव्य का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। बर्नौली परिमेय के अनुसार जिस स्थान पे द्रव्य का वेग अधिक होता है वहाँ पे दाब क्या होता है? तो कम होता है। बर्नौली परिमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो ये द्रव्य चालित दाब के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली परिमेय के अनुसार गहरा जल जो है शांत बहता है। बर्नौली परिमेय के अनुसार जो गहरा जल है ये शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का जो वायुदाब होता है ये नीचे के वायुदाब से कम होता है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। वायुयान के ऊपर उठने या फुहारा कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पे। सेंट स्प्रे आधारित है और सेंट जो और स्प्रे है ये बर्नौली के सिद्धांत पे ही आधारित है। आगे देखेंगे, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। द्रव्य की प्रवाह की दर को मापा जाता है तो ये मापा जाता है वेंचुरीमीटर से।
द्रव्य चालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोलन गति। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगा जो समय ये कहलाता है आवर्तकाल, और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का आवृत्ति होता है तो ये नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि जाती है तो एक आवृत्ति है जो नहीं बदलती है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है तो ये होता है 2 सेकेंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो आवर्तकाल ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? एक व्यक्ति के स्थान पे 2 व्यक्ति बैठेंगे तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। वही जब झूले पर एक व्यक्ति झूल रहा है और खड़ा होगा तो क्या होगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है तो लोलक की लंबाई पे लोलक के आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगी। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका जो आवर्तकाल है √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगी तो √2 गुना होता है तो चौगुनी कीजिएगा तो दुगनी हो जाएगी। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? तो बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तरंग गति के बारे में देखेंगे। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है? तो ये है यांत्रिक तरंगे। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगे ये है यांत्रिक तरंगे। जल तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर या एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। ध्वनि के वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ये होता है ठोस या स्टील में। ध्वनि के चाल न्यूनतम होती है तो ये होती है गैस में। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम जो है सबसे अधिक होता है ठोस में, इससे अधिक होता है द्रव्य में और सबसे कम होगा गैस में। आगे देखेंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है? तो ये होता है एल्युमिनियम में, लगभग 6120 मीटर पर सेकेंड। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये होता है हाइड्रोजन में, जो कि 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता पे तथा घनत्व पे। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कहेगा तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है, और समुद्री जल में कहेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल कहेगा तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ये संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है।
डॉपलर प्रभाव के अनुसार कह रहा है कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो इसका कारण हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है तो ये कहलाता है मैक संख्या। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है तो मैक संख्या कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे पाराध्वनिक चाल किसे कहते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड। तो सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं जिसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो उसे पाराध्वनिक चाल कहते हैं। अति पाराध्वनिक चाल किसे कहेंगे तो मैक संख्या 5 से अधिक हो तो उसे कहते हैं अति पाराध्वनिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑडियोमीटर का। पाराध्वनिक चाल कहते हैं जब मैक संख्या 1 से अधिक हो और अति पाराध्वनिक चाल कहते हैं जब मैक संख्या 5 से अधिक हो। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऑडियोमीटर का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर अगर ध्वनि सुनना हो तो हाइड्रोफोन का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखेंगे ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है तो ये बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी तो अधिक होगी। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी तो अधिक होगी। ध्वनि के जो तरत्व है यह निर्भर करता है तो ध्वनि के तरत्व निर्भर करता है आवृत्ति पे। ध्वनि की तरत्व किस पे निर्भर करती है तो आवृत्ति पे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का जो तरत्व होता है ये अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है तो ये हो जाएगा डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है तो ये हो जाएगी 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि की तीव्रता होती है 45 डेसिबल। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है तो ये होती है 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है तो ये होता है 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता यह कितना है तो 95 डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो ये हो जाएगा 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो ये होती है 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 17 मीटर होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कान पर ध्वनि के प्रभाव रहता है तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनते हैं तो हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया था तो ये किए थे रेतेलैनक जो कि फ्रांस के थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के बारे में। जो ध्वनि तरंगे होती है ये होती है अनुदैर्घ्य तरंगे और प्रकाश तरंग कैसी होती है तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो ये लंबवत गमन करती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग कहलाती है तो ये कहलाती है अश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग कहलाती है तो ये श्रव्य तरंगे कहलाती है जो मनुष्य सुन सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है, तो ये कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। सोनार तकनीक में उपयोग होता है, तो ये होता है पराश्रव्य तरंगों का। सोनार कौन यूज करता है, तो जो नौचालक होते हैं ये सोनार का यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है, तो ये सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन मछली, ये सभी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। हमारा कान सुन सकता है, तो हमारा कान यानी कि मनुष्य जो सुनते हैं ये श्रव्य तरंग होता है। आगे देखेंगे ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्रुवण नहीं हो सकती है, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या कहलाती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आगे देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है, तो ये बनी होती है फोटोन की। एक्स किरणें, गामा किरणें, औरक्त विकिरण और पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, ये क्या है, तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग में हो जाएगा एक्स किरण, गामा किरण, औरक्त किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य किरण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा एक्स किरणों की खोज कौन किए थे, WC रॉडजन ने किए थे एक्स किरण के खोज। चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग करते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग होता है, तो एक्स किरण का प्रयोग होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है, तो हो जाएगा औरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली जो तरंग है ये हो जाएगा औरक्त। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है, तो औरक्त किरण है। औरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं टीवी के रिमोट में। औरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल किए थे। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है, तो पराबैंगनी किरण का। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है पराबैंगनी किरण का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, तो ये किया था जोहान रिटर ने। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है, तो ये कहलाता है कॉस्मिक किरण है। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है, तो कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें क्या होती है, तो आवेशित कण होती है। दृश्य किरणें की खोज कौन किए थे, तो ये किए थे न्यूटन ने। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज कौन किए थे, तो ये किए थे दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंगे आयुमंडल के किस परत में परावर्तित होती है, तो ये परावर्तित होती है आयन मंडल में। आगे बढ़ेंगे और संचार उपग्रह भी आयन मंडल में ही स्थापित की जाती है। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है, तो ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।